डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुषार है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और मेरा काम यही होता है, सामान एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर छोड़कर आना। मैं हर तरह का सामान हर जगह पर छोड़ सकता हूँ। भारत के हर कोने में मैं घूमा हुआ हूँ। मैं कई पुराने गांवों में भी जा चुका हूँ। मुझे एक एक सड़क हमेशा याद रहती है जहाँ पर भी मैं एक बार भी जा चुका हूँ। ज़्यादातर काम हमें सब्जियां या फल भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने में छोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसमें हमारे ज़्यादा पैसे नहीं बचते। और ज़्यादा पैसे बचते हैं जब कोई अपना पर्सनल सामान कहीं दूसरी जगह पर छोड़ने के लिए कहता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही काम ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। मैं कई कस्टमर से बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, जिस कारण वो बार बार मुझे ही काम देते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। इस कस्टमर को किसने नंबर दिया था मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे इनका काम करना ही था। घर का सामान ट्रक में लदवाना था और उसके बाद एक खास जगह पर छोड़कर आना था। इस सफ़र में मुझे 12 से 13 घंटे लगने वाले थे और मुझे कहा गया था कि मैं सुबह ही आकर उस सामान को लोड करवा लूं, लेकिन मैं निकलूं रात के 8 से 9 बजे के करीब, ताकि सड़क रास्ते में ही रात का समय निकल जाए और मैं सुबह को वहां पहुंच जाऊंगा। सब लोग वहां पर पहले ही खड़े होंगे और वहां जाकर वो सामान को बाहर निकलवा देंगे। लेकिन सुबह उस सामान को लोड करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पुराने से टेबल, पुरानी सी कुर्सियाँ, बहुत ही अजीब सा सामान था, जैसे किसी टूटे फूटे घर का सामान हो। ऐसे सामान को कोई इतनी दूर क्यों छुड़वाना चाहता होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे तो पैसे मिलने वाले थे, तो मैं भी ज़्यादा सवाल नहीं कर रहा था। उस सामान को लोड करवाने में 1 घंटा ही लगा और मैं सुबह के लगभग 7 बजे वहाँ पर पहुँच गया था। तो अब मैं पूरा दिन क्या करता? मैं सोचने लगा, अगर मैं शाम को निकलूँगा तो कल सुबह वहाँ पर पहुँचूँगा और मुझे उत्तर प्रदेश जाना था। उत्तर प्रदेश के एक गांव का मुझे पता बताया गया था और ये भी कहा गया था आसपास कोई और गांव नहीं है और वहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग सी बन रही है। वहाँ पर सारा सामान मुझे उतरवाना है। सुबह सुबह सारा सामान लोड करवाने के बाद मन में विचार आने लगे, क्यों ना सुबह सुबह ही मैं यहाँ से निकल लूँ। शाम के वक्त वहाँ पहुँच जाऊँगा और उसके बाद मैं सो लूँगा। सुबह सामान मैं बाहर रखवा दूंगा तो काम आसान ही होगा ना। मैंने उनकी बात को टाल दिया ताकि उन्हें बताने का मौका ही ना मिले। मैंने सामान लोड करवाने के बाद चलने का निर्णय लिया और मैं ट्रक उस मंजिल की तरफ बढ़ाने लगा। सफ़र काफ़ी लंबा था और मैंने सोचा कि दिन का वक्त है तो नींद भी नहीं आएगी और मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, ताकि जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँ। उसके बाद ट्रक में बैठकर आराम करूंगा, रात निकालूंगा, सुबह काम मेरा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो सफ़र तो काफ़ी लंबा था, लेकिन फिर भी समय कैसे कट गया मुझे समझ में नहीं आया। एक परेशानी थी, जब मैं उस गांव में पहुंचा तो वहां मोबाइल की रेंज नहीं आ रही थी, यानी कि मैं फ़ोन करके भी कुछ पूछ नहीं सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे जैसे पता बताया गया है वैसे वैसे मोड़ लूँगा और जब मुझे नई बन रही या टूटी फूटी कोई बिल्डिंग मिलेगी वहाँ पर सारा सामान उतरवा दूँगा। ट्रक वहाँ रोक कर पूरी रात निकाल दूँगा। सुबह तो वो लोग सामान लेने के लिए आ ही जाएंगे। वक्त रात का हो गया था और ये टूटी फूटी सी गलियाँ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं गांव से थोड़ा बाहर निकल आया था और यहाँ बंजर सी ज़मीन थी। ना ही कोई आदमी दिख रहा था जिससे मैं असली पता पूछ पाता। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और आसपास कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा था जहाँ पर मैं सुरक्षित होकर रुक सकूं।
मैंने ये सोचा था कि यहाँ घर होंगे, मैं ट्रक किसी कोने में लगा लूँगा, रात निकाल लूँगा, लेकिन ऐसी सुनसान जगह पर ट्रक को रोका नहीं जा सकता। कई बार चोर उचक्के आके आपके सामान को लूट सकते हैं। और यह सामान पुराना ज़रूर था, लेकिन थोड़ा थोड़ा एंटीक लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे भरना भी नहीं चाहता था। डरता डरता मैं उन टूटी गलियों में ट्रक को घुमाता जा रहा था और मुझे कोई भी पुरानी सी बिल्डिंग दिख नहीं रही थी। लेकिन एक जगह पर मुझे एक चार दीवारी नजर आई। वो काफ़ी बड़ी सी जगह थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था जो चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। मुझे लगा कि ऐसा ही तो पता बताया गया था, क्यों ना मैं यहाँ पर चला जाऊँ। अंदर से रोशनी आ रही थी और दूर से मुझे कुछ परछाइयाँ नजर आईं और मैं समझ गया अंदर लोग ज़रूर होंगे। उनसे मैं पता तो पूछ ही सकता हूँ, और अगर मैं यहीं पर ट्रक रोक लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस चार दीवारी के बाहर एक पुराना सा गेट लगा हुआ था जो आधा खुला था और आधा बंद था। उसके अंदर से ही वो रोशनी में परछाइयाँ सी नज़र आ रही थी, तो मैंने पहले तो ट्रक उस गेट के सामने रोक लिया। उसके बाद मैं अंदर जाकर उन लोगों से पूछना चाहता था कि क्या ये वही पता है जहाँ पर इस पुराने से सामान को मंगवाया गया है। मैं जैसे ही अंदर गया, वहाँ मुझे कई लोग नज़र आए। वो नीचे बैठे कुछ ताश खेल रहे थे, तो कुछ पीपल के नीचे बैठकर बातें किए जा रहे थे। किसी ने हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था, तो कोई रात के समय खाना खा रहा था। मैं वहाँ पीपल के नीचे बैठे लोगों के पास जाकर कुछ सवाल करना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि ये सामान मैं हरियाणा से लेकर आया हूँ, गांव में मुझे और कोई जगह दिखी ही नहीं। उन्होंने कहा था उस गांव से आगे निकलने के बाद एक टूटी हुई इमारत सी मिलेगी, वहाँ मलबा होगा, नई इमारत उसी जगह पर बननी है, वहाँ पर मजदूरों के लिए सामान चाहिए, ये सामान वहाँ पर ही रखवाना है। क्या यहीं पर नई इमारत बनने वाली है? वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे। कुछ देर तो मेरी तरफ वो देखते रहे। मुझे लगने लगा था शायद वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं तो सुबह सामान लाने वाला था। ये तो मेरी गलती थी, मैं पहले यहाँ पर पहुँच आया था। मैंने उनसे भी कहा कि मुझे सुबह आना था, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, मुझे माफ़ करना। अगर अभी सामान उतरवा सकते हो तो बता सकते हो। उसके बाद वो एक दूसरे की तरफ काफ़ी देर देखते रहे, फुसफुसाते रहे, और एक आदमी थोड़ा आगे आकर मुझसे कहने लगा, सामान तुम्हें कल सुबह लाना था, लेकिन तुम अब भी ले आए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ सभी फ्री ही बैठे हैं, कुछ काम कर लेंगे। कल वैसे भी यहाँ पर काम शुरू करना है, और तुम आसपास देख सकते हो यहाँ हर जगह पर टूटी फूटी ईंटें पड़ी हैं, कई जगह पर मिट्टी की ढेरियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर वो बिल्डिंग बननी है, सामान उतरवाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैं ट्रक के अंदर गया। जो खाना मैं लेकर आया था उसे खोलकर खाने की इच्छा हो रही थी मुझे। भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस लिफाफे को खोला, उसके अंदर वो रोटी में स्मेल आ रही थी। उस सब्ज़ी से भी थोड़ी थोड़ी स्मेल आ रही थी, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ये खाना गर्मी के कारण ख़राब हो गया था और अब मैं ऐसे खा नहीं सकता था। यहाँ पर मुझे आसपास कोई भी ढाबा भी दिखने वाला नहीं था, तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। मैंने उस लिफाफे को एक तरफ रख दिया और मैं ट्रक से बाहर आ गया। मैं उन लोगों से बात करने लगा और मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। मैंने उनसे बस यही कहा कि क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल जाएगा, मुझे प्यास बहुत लगी है, वैसे मेरा खाना ख़राब हो चुका है, खाने के लिए इस समय आसपास कोई ढाबा भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा करता हूँ मैं सुबह ही खाना खा लूँगा। लेकिन एक आदमी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे पास खाना ज़्यादा है, यहाँ कम ही लोग खाना खाते हैं और मालिक ज़्यादा खाना भेज देते हैं। ये देखो, इस पैकेट में रोटी रखी है, यहाँ सब्जियाँ भी कई सारी रखी हैं, जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो। वैसे हम सब ने खाना खा लिया है, ये बचा हुआ ही है, इसलिए संकोच मत करना, खा लो पेट भर के। उन्होंने मुझे खाना दे दिया था, तो मैं भी एक कोने में बैठकर खाना खाने लगा। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी में मैं खाना खाता जा रहा था। एक गिलास में मुझे पानी दिया गया था और अंधेरे के कारण मैं ये देख नहीं पा रहा था कि पानी साफ भी है या नहीं, लेकिन फिर भी पीने में स्वाद अच्छा था, तो मैं पीता जा रहा था। लगभग 10 मिनट के करीब मैंने खाना खा लिया था और वो लोग एक दूसरे से तब से बात किए जा रहे थे। बार बार वो मेरे ट्रक की तरफ देखते और मुझे ये कहते
खाना खा लो फिर तुम्हें कुछ बताना है, खाना खा लो फिर तुम्हें कुछ बताना है। वो ऐसा कहते जा रहे थे तो मैं अब उठकर उनके पास गया और पूछने लगा कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी से ट्रक अंदर लगा लो, हम अभी सामान उतरवाना चाहते हैं, सुबह तक सभी काम कर लेंगे, उसके बाद तुम ट्रक में सो सकते हो और फिर सुबह तुम यहाँ से निकल लेना। इसके बाद मैंने भी उस गेट को पूरा खोल दिया और ट्रक अंदर लगाकर खड़ा कर दिया। अब मैं ट्रक से उतरकर उनसे ये कह रहा था कि खाने के बाद मैं थोड़ा सा घूमता हूँ, यहाँ अंदर मैं घूमना नहीं चाहता, क्या बाहर सेफ है, यहाँ पर कोई चोर लुटेरे तो नहीं आते? तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता, यहाँ अंधेरे में लोग डरते बहुत हैं इसलिए इधर आते ही नहीं, तुम बाहर घूम सकते हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उनकी ये बातें सुनकर अब थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो मैं गेट खोलकर बाहर की तरफ सैर करने के लिए निकल गया। पिछले 5 साल से मेरी यही आदत है, जहाँ पर भी मैं ट्रक खड़ा करता हूँ मैं बाहर निकलकर टहलने के लिए चल पड़ता हूँ ताकि खाना अच्छे से हजम हो सके। ट्रक में बैठे बैठे आपकी सेहत खराब होने लगती है क्योंकि आप चलते नहीं बल्कि सारा दिन बैठे रहते हैं और इसीलिए रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं ट्रक से निकलकर टहलने लगता हूं ताकि खाना अच्छी तरह से पच जाए। आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला था। बाहर मैं सीधी उस टूटी हुई सड़क पर चलता जा रहा था। आसपास रोशनी का कोई स्रोत नहीं था और ऊपर से चांद की रोशनी ही नीचे पड़ रही थी। वहां उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ था जिससे रोशनी काफी दूर तक आती थी। उसी रोशनी की हद तक मैं चलकर आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर ज्यादा पेड़ नहीं थे, ये बंजर सा इलाका था और मुझे आसपास घर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। क्या यहाँ पर कोई रहता ही नहीं? इन मजदूरों को यहाँ पर काम करने में परेशानी बहुत होगी क्योंकि खाना तो उन्हें आसपास से कहीं मिलेगा नहीं। और जो गांव यहाँ पीछे था वो भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस पूरे इलाके को ही बिल्कुल सुनसान कहा जा सकता है। सैर करते वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। आसपास से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आने लगी थी। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता लेकिन मुझे लगने लगा था जैसे आसपास कुछ हो सकता है। ऐसी वीरान जगहों पर मैं कभी भी घूमने के लिए नहीं जाता क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा डर रहता है, लेकिन आज हिम्मत बंधी थी तो मैं सैर करने के लिए निकल गया। लेकिन ये आसपास से आ रही आवाज़ें अब थोड़ा थोड़ा डराने लगी थी। यहाँ पास में छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे जिनके पीछे कोई छिप नहीं सकता था। यहाँ चांद की रोशनी इतनी ज़रूर थी कि कोई यहाँ छिपता तो मुझे नज़र आ जाता, लेकिन जब भी मैं किसी झाड़ी के पास से निकलता थोड़ी थोड़ी आवाज़ ज़रूर आती। मुझे ऐसा लगता रहता यहाँ छोटे छोटे जानवर होंगे जो झाड़ियों में छिप रहे होंगे, इसी कारण ये झाड़ियाँ हिल रही हैं। लेकिन कोई भी जानवर के भागने की आवाज़ नहीं आती, बस हिलने की ही आवाज़ आती। मैंने अपने मन को समझाना शुरू कर दिया कि ये बस एक वहम है और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे एक से ज़्यादा परछाई नजर आई। चांद थोड़ा एक तरफ था और मेरी परछाई ही यहाँ पर पहले से बन रही थी, लेकिन अभी मुझे 2 परछाइयाँ नजर आई। दूसरी परछाई जैसे मेरी परछाई को काटती हुई अचानक से गायब हो जाती। जब भी मैं अपना सर इधर की तरफ घुमाता वो परछाई गायब हो जाती। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि बार बार वो परछाई कभी एक तरफ नजर आती तो कभी दूसरी तरफ नजर आती। मैं अब पीछे मुड़ना चाहता था और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरा ध्यान पड़ा मैं काफ़ी आगे निकल आया था। अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई भी तो उन लोगों को पता तक नहीं चलेगा, ये काफ़ी दूरी पर था। अब मैं चलकर पीछे की तरफ जाने लगा। मन में थोड़ा थोड़ा डर था। पास से आ रही आवाज़ें अब ज़्यादा डरा रही थी क्योंकि वो बढ़ती जा रही थी। पहले तो झाड़ियों के हिलने की थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब जैसे कदमों की आवाज़ थी, कोई मेरे आसपास जैसे चल रहा था। मैं आसपास घूमकर देखता, छिपने की कोई जगह थी ही नहीं, लेकिन अचानक से वो कदमों की आवाज़ बंद सी हो जाती और मैं डरा सहमा अपने कदमों को तेज़ करता जा रहा था। चलकर हम जितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, मैंने अपनी चाल उतनी तेज़ कर ली थी। अब भी वो आवाज़ पास से आ रही थी तो मैंने सोचा भागकर ही यहाँ से बचना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई भूत मुझसे चिपक भी गया तो बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा।
उन लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तेजी से भागने लगा। वो कदमों की आवाज़ भी मेरे साथ आती जा रही थी। मैं जितनी तेज भागता वो भी मेरे साथ जैसे भाग रहा था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये किसी एक आदमी के कदमों की आवाज़ थी। मैं जैसे ही उस गेट के काफ़ी करीब तक पहुंचा, उन कदमों की आवाज़ों के साथ साथ जैसे अजीब सी गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। और मैं भागकर गेट के अंदर पहुंच गया। मैं जैसे ही उस गेट के अंदर गया, सभी लोग मुझे ही घूर रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और उनके चेहरे भी जैसे मुझे देखकर उतर गए थे। एक बुजुर्ग सा आदमी भागकर मेरे करीब आया और उसने मुझे पकड़ा। मेरी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी और मुझसे बोला नहीं जा पा रहा था। मैं थका सा हुआ था। मैंने उससे कहा कि मैंने लगता है भूत देखा है। कोई मेरा पीछा कर रहा था, वो बस मेरे करीब पहुंच ही आया था, मैं उसे देख नहीं पा रहा था। उस बुजुर्ग ने मुझे उस पीपल के पेड़ के करीब बिठाया और मुझसे कहने लगा, तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। यहाँ आसपास घूम लेते, यहाँ तो कोई नहीं आता। हमने भी कई बार कहानियाँ सुनी हैं, उस बंजर के पास कुछ भूत रहते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। मैं बार बार मुड़कर उस गेट की तरफ देख रहा था और एक परछाई सी गेट के एक तरफ पड़ रही थी। वहाँ खड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन बल्ब की रोशनी में एक काली परछाई ज़रूर बन रही थी। मैंने उस बूढ़े आदमी को दिखाई। मैंने कहा, वो देखो, वो परछाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने उंगली ऊपर की, उस बुजुर्ग ने वहाँ देखा, वो परछाई एकदम से गायब हो गई। वो हिली नहीं, बल्कि धुंधली होकर जैसे गायब सी हो गई। इसके बाद वो बुजुर्ग मुझसे कहने लगा, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ अंदर आ चुके हो। यहाँ पर कई लोग हैं। वैसे भी यहाँ कहा जाता है कि वो भूत अकेले को तंग करते हैं। तुम हम सबके साथ आ चुके हो, इसलिए अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कोई भूत तुम्हें नजर नहीं आने वाला। बस अब ध्यान रखना, अंधेरे में इस गेट के बाहर जाने की गलती मत करना, यहीं अंदर ही रहना। वैसे भी हम देर रात को ही सोते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। तुम अपनी कहानियाँ सुनाना, हम सब अपनी बातें सुनाएंगे। वैसे भी तुम देख सकते हो, यहाँ 30 से 40 लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं और हम पीछे उस बड़े से हॉल में जाकर सोते हैं। वहाँ 4 दीवारी की एक तरफ बड़ा सा कमरा बना हुआ था और ये 4 दीवारी भी कई एकड़ में बनी हुई थी। यहाँ किसी अमीर आदमी ने इस जगह को खरीदा लगता है, जो इतनी जगह उसके पास आ गई है। और दूर तक तो देखा तक नहीं जा रहा था, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। बस एक काली सी दीवार उसके पीछे नजर आ रही थी। इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी और उसके 2 साथी मेरे पास बैठ गए। मेरी सांस अब ठीक हो चुकी थी और मैं भी उनसे बातें करने लगा। मैं उनको अपने बारे में बताने लग गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन इस इलाके में कभी आया ही नहीं। यहाँ यूपी में थोड़ी सी मुश्किल होती है, कई सड़कें टूटी हुई हैं। अगर आप किसी गांव में वीरान जगह पर निकल आएँ तो ऐसे ही थोड़ी परेशानी होती है, खाना नहीं मिलता। बाकी यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके बाद वो भी अपनी बातें बताने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, देखो बेटे, तुम्हारी उम्र तो कम है, लेकिन तुम इतनी दूरी से भागकर आए और तुम्हें इतनी ज़्यादा सांस चढ़ी हुई थी। क्या कसरत नहीं करते? सेहत तुम्हारी ठीक नहीं लगती। उसके बाद मैंने उनसे कहा, हाँ, अब मेरी कसरत छूटी हुई है। पहले मैं हर रोज़ कसरत किया करता था। ट्रक पर जहाँ भी जाता था, शाम के वक्त थोड़ा समय मिलता तो मैं कसरत करता। जब मैं घर पहुँच जाता तो चाचा जी के साथ बहुत ज़्यादा कसरत करता। वो पहलवान थे, लेकिन उनकी मौत पिछले साल हो गई। उस बुजुर्ग ने कहा, क्या हुआ उन्हें? मैंने कहा, उन्हें कैंसर हो गया था और अचानक ही उनकी मौत हो गई। एक ऐसी बीमारी जिससे बचा नहीं जा सकता और हम उनका इलाज भी सही से नहीं करवा पाए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, इतनी बुरी बीमारी भी नहीं है। मुझे 5 साल पहले कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास बस 6 महीने बचे हैं। तुम देख लो, 5 साल हो चुके हैं, अब तक मुझे कुछ हुआ है? मैं यहीं पर काम करता रहता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं खुद उस बुजुर्ग को देखकर हैरान था। भले ही उसे किसी समय ऐसी बीमारी हुई थी, लेकिन अब तो वो हट्टा कट्टा लग रहा था। उसने भी कहा कि मैं हर रोज़ यहाँ पर कसरत करता हूँ, इसलिए मेरा शरीर इस तरह से हष्ट पुष्ट है।
अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती, कोई सांस नहीं चढ़ती, मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ। उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग मेरी ट्रक के आसपास घूम रहे थे। वो ट्रक को जैसे देख रहे थे ये ट्रक कहाँ से आया है। मैंने ट्रक पर कई सारे स्टिकर्स लगा रखे थे, शायद वो उनको देख रहे होंगे। और उसके बाद एक लंबे से आदमी ने मुझे दूर से आवाज़ लगाई, क्या हम सामान उतार दें? मैंने भी दूर से कह दिया, हाँ उतार दो। एक तरफ कुंडी लगी होगी, उसे खोलने के बाद उसके बाद वो पीछे वाला दरवाज़ा खुल जाएगा, सामान धीरे धीरे तुम उतार सकते हो। मैंने इतना ही कहा और उसके बाद मैं फिर से उन बुजुर्ग लोगों से बातें करने लगा। पीछे से वो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ें आ रही थी, ज़रूर वो उससे सामान निकाल रहे होंगे और मेरा ध्यान तो उन बुजुर्ग लोगों की तरफ ही था। मैंने देखा पीछे से ज़्यादा तेज़ आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ गिर गया हो। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो वो कुर्सियों को नीचे पटक रहे थे, बहुत तेज़ी से उठा उठा कर नीचे फेंक रहे थे। और मैंने उनसे कहा, अरे लकड़ी का सामान है, टूट जाएगा, इस तरह से क्यों फेंक रहे हो? ये कोई ईंटें बजरी थोड़ी ना है, ये सामान टूट गया तो बहुत नुकसान होगा। वैसे भी मुझे नहीं पता ये कीमती है या नहीं, तुम्हें क्यों दिया गया है और यहाँ पर क्यों भेजा गया है, लेकिन सामान को सही तरह से उतारो। उसके बाद उस लंबे आदमी ने माफ़ी मांगी और अब वो सामान को धीरे धीरे उतारने लगा। पहले तो वो अकेला लगा हुआ था और कुछ देर बाद कुछ और लोग भी उसके साथ आकर सामान नीचे उतरवाने लगे। मैं फिर से बुजुर्ग लोगों से बात कर रहा था क्योंकि अब वो सामान को सही तरह से उतार रहा था, लेकिन अब फिर से पीछे से आवाज़ें आने लगी। मैंने सर घुमाया तो वो बाकी लोग उस सामान को नीचे तेज़ी से पटक रहे थे, जैसे वो तो ट्रक को जल्दी से खाली करना चाहते हों। मैंने नीचे गिरी हुई वो टूटी हुई 2 कुर्सियां देखी और मेरा पारा बहुत ही ऊंचा हो गया। मैंने उनसे कहा, सारा सामान तोड़ने पर तुले हो, हाथ नहीं लगाना, उतरो सब लोग यहाँ से, उतरो। सुबह होने पर ही जब मालिक यहाँ पर आएंगे तभी सामान उतारा जाएगा। अब जितना सामान उतरा है, बाकी अंदर रहने दो, दरवाज़ा बंद करो और निकलो यहाँ से। मेरे गुस्से को देखकर वो भी सहम गए थे और एक एक करके वो सब ट्रक से बाहर आ गए। मैंने उस ट्रक का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया और वो नीचे पड़ी हुई कुर्सियों को जैसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो तो टूट चुकी थी और कई तो जैसे टांगों से टूटी हुई थी, इसलिए उन्हें जोड़ा भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो लोग फिर भी नीचे गिरे हुए सामान को जैसे जोड़ने की कोशिश करते जा रहे थे। मैं काफ़ी गुस्से में था। मैंने उन्हें बुलाया नहीं और मैं फिर से बुजुर्ग लोगों के पास पहुंच गया। मैं उनसे कहने लगा, कैसे पागल लोग रखे हैं, सामान को किस तरह से गिरा रहे हैं, इन्हें पता नहीं है नुकसान होगा। अगर कल मालिक आकर कुछ बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा? इसका जवाब दे तो मैं ही हूँ ना, तुम्हें कौन सा कोई कुछ कहने वाला है। अब मैं उन बुजुर्ग लोगों से भी बात नहीं कर रहा था और एक तरफ सन्न होकर बैठा हुआ था। मुझे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ चुका था, कहीं कल को मेरी क्लास लग गई तो मैं क्या करूँगा? वो तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। मैं इसे सोच सोच कर डरे जा रहा था, कहीं मेरे पैसे कट ना जाएं। और वहाँ बैठे मैंने देखा वो जैसे एक तरफ खेलने में लग गए थे। कुछ लोग लकड़ियाँ लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे और जैसे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। भला इस गर्मी में कोई आग क्यों जलाना चाहेगा? उसके सेक में क्यों बैठना चाहेगा कोई, जबकि आप आसपास घूम भी तो सकते हैं। ये ठंड का मौसम नहीं था, पूरी भरी गर्मी का समय था और यहाँ पर आग जलाने के बाद वो आसपास घूमना शुरू हो गए थे। मैं उन्हें देखकर कभी तो हैरान हो जाता तो कभी हंसने लगता। वो पूरी की पूरी भीड़ उस आग के आसपास चक्कर लगाना शुरू हो चुकी थी और उसके बाद वो जैसे उन ढेरियों की तरफ घूमना शुरू हो गए। हर कोई इधर उधर भागता जा रहा था और तभी उस आग की रोशनी में मेरी नज़र उस दीवार के पीछे पड़ी। वहाँ से जैसे मुझे एक चेहरा नज़र आया। उस दीवार के पीछे से ऊपर कोई लटका हुआ था और मैं तभी डर गया। मैंने आवाज़ लगाई, वो देखो कोई है। मैंने जैसे ही उंगली खड़ी की वहाँ से वो गायब हो गया। मैं अब डरा हुआ था कि यहाँ इस 4 दीवारी के बाहर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यहाँ भूतों का बसेरा लगता है जो दीवारों के पास आकर अंदर घूरने की कोशिश करते रहते हैं। शायद वो मेरी ही तलाश कर रहे थे। मैंने गलती कर दी, इस जगह से दूर जाकर अब मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला, इसके अंदर ही रहूँगा मैं। वो सब लोग मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखने लगे थे क्योंकि मैं बार बार किसी तरफ इशारा किए जा रहा था और जब वो देखते वो चीज़ जैसे गायब सी हो जाती।
मैं उस दीवार पर जगह जगह वो परछाइयाँ देखता जा रहा था और अब तो मैं डरने लगा था। मैं उंगली उठाता और वो गायब हो जाती और मैं उन बुजुर्गों से कहने लगा, सच में इन 4 दीवारों के बाहर प्रेत हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो गायब हो जाते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग मुझे समझाने लगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम पूरी रात जाग लेंगे, तुम्हारे ट्रक की सुरक्षा कर लेंगे, डरना नहीं है। उनके आश्वासन के कारण ही मैं वहाँ पर रुका हुआ था, वरना आज तो जैसे मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हुई पड़ी थी। उन भूतों को मैं बार बार देख पा रहा था जो किसी और को नज़र नहीं आ रहे थे। अब मैं 4 दीवारी के पास जाकर भी ऊपर देखने की कोशिश करता, लेकिन पास से कोई परछाई नज़र नहीं आती। डर के मारे मेरा बुरा हाल था और वो लोग भी अजीब सी हरकतें किए जा रहे थे। कोई आग के पास हाथ सेकता हुआ दिखाई देता और मैं सोचता, ये पागल हैं, इतनी गर्मी में कोई आग के पास हाथ कैसे सेक सकता है। तो कोई मिट्टी में लौटना शुरू हो जाता, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका था, तो कोई दीवारों से बार बार जाकर टकराता। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया था ये सब लोग पागल हैं और मैं ही यहाँ पर फंस गया हूँ। लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर मैं पूरी तरह से डर गया। मैं चलता चलता उन मिट्टी की ढेरियों से आगे निकल आया था और तब मुझे नज़र आया आगे कई सारी कब्रें बनी हुई थी। चांद की रोशनी में दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पास जाकर मुझे वहाँ कब्रें ही कब्रें नज़र आईं और जो मिट्टी की ढेरियाँ बनी हुई थीं उनके पीछे भी छोटे छोटे खड्डे बनाए गए थे, जैसे लाशों को दफनाने के लिए बनाए जाते हैं। इसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सहम सा गया। मैं तेज़ी से भागकर आसपास देखने लगा। मैं जानना चाहता था ये जगह कौन सी है। मैं उस हॉल के पास गया और मैंने उस दरवाजे के पीछे देखा। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे थे, बहुत ही मिट्टी रखी थी। इसी के साथ वहाँ कई सारे ताबूत पड़े थे और इसे देखने के बाद मैं भागने की कोशिश करने लगा। मैं यहाँ से बाहर भागना चाहता था क्योंकि मैं समझ गया था ये कब्रिस्तान है जिसका आकार बहुत बड़ा है। दूर से ये नज़र नहीं आया और ये लोग शायद प्रेत ही हैं। जब मैं भागकर गेट की तरफ जा रहा था मैंने देखा वो लोग मुझे अजीब सी नज़र से देख रहे थे। मुझे डर बहुत था लेकिन मैं पूरी सच्चाई नहीं जानता था। वो अब मेरे पास आना शुरू हो गए। वो मुझे गेट से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे और वो सामने आ चुके थे। तब उनके कटे फटे से चेहरे नज़र आने लगे। पहले ऐसे चेहरे नहीं थे। उनकी आंखें काली हो गई थी, शरीर सड़ा हुआ लग रहा था, उनसे अजीब सी बदबू आ रही थी और मैं कभी इधर से निकलने की कोशिश करता, वो रोकते, तो कभी मैं पीछे भागने की कोशिश करता, वो मुझे घेरते जा रहे थे। और आज मुझे लगा कि मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में जा घुसा हूँ जहाँ से मैं जिंदा बचकर बाहर नहीं जाने वाला। इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो मुझे आगे निकलने नहीं देते तो मैं ट्रक की तरफ भागना शुरू हो गया। उसके सामने कोई नहीं खड़ा था तो मैं भागकर ट्रक के अंदर घुस गया, उसकी खिड़की लगा ली, लेकिन वो लाशें जैसे मुझे घेर रही थी। उनके डरावने से चेहरे अब मुझे ज़्यादा डरा रहे थे। वो खिड़की पर भी हाथ मारते, आगे लगे कांच पर भी वो हाथ मारे जा रहे थे। बार बार वो ट्रक को हिला रहे थे, उसके ऊपर चढ़ाए थे और मैं डरा हुआ कुछ समझ नहीं पा रहा था यहाँ से निकलकर भागूं कैसे। तभी मेरे दिमाग में आया क्यों ना ट्रक लेकर ही भागता हूँ। ट्रक एक तरफ खड़ा था और मैंने जल्दी से घुमाकर इसे गेट की तरफ ले जाने की कोशिश की और उन्होंने गेट को जैसे बंद कर दिया था। वो गेट लोहे का बना था लेकिन ज़्यादा भारी नहीं था। अगर मैं तेज़ ट्रक उस पर मारता तो गेट आसानी से टूट जाता और मुझे ज़िंदा रहना था। इसलिए ये कोशिश भी मैंने की, बस मुझसे एक गलती हो गई। उस ट्रक को मैंने पूरे गेट पर नहीं मारा बल्कि एक दीवार पर भी मार दिया, जिस कारण ट्रक वहाँ पर अटक सा गया। एक तरफ का गेट तो मैंने तोड़ दिया था, वहाँ से तो बाहर भागा जा सकता था, लेकिन ट्रक को अब मैं बाहर नहीं ले जा सकता था। मैं ट्रक की एक खिड़की खोलकर उस तरफ से निकला। उसी तरफ का वो गेट टूटा हुआ था और वहाँ पर कोई नहीं खड़ा था। सब लोग ट्रक की दूसरी तरफ खड़े थे और वहीं से मैं बाहर निकल गया। अब मुझे सीधा उस पगडंडी से उस गांव की तरफ भागना था और सफ़र लगभग 4 से 5 किलोमीटर का था।
उस गांव से आगे निकलने में ट्रक में रास्ता काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन भागने में वो रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं हाँफता भागता आगे की तरफ बढ़ रहा था और मैंने ध्यान से देखा, उस कब्रिस्तान से कोई बाहर आया ही नहीं था। हर कोई गेट से मुझे घूरे जा रहा था, लेकिन परेशानी अब और थी। आसपास से वो आ रही आवाज़ें, वो परछाइयाँ मुझे ज़्यादा डराने लगी थी। मैं उन लाशों से तो बच गया था जो कब्रिस्तान के अंदर थी, लेकिन इन परछाइयों से बचना अब मुश्किल होगा। वो मेरे आसपास थे और अब यहाँ पर एक ही परछाई नहीं बन रही थी, बल्कि कई परछाइयाँ थी। झाड़ियों के पीछे से मुझे काले काले चेहरे नजर आ रहे थे, जो चमकती हुई आंखें मेरी तरफ गड़ा के जैसे वहीं पर थे। वो अब छिप नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे साथ अब कोई नहीं था। मुझे भागना काफ़ी दूर था और मैं इतनी तेज़ भाग भी नहीं सकता था कि उनसे पीछा छुड़ा पाऊँ। मेरी सांस फूलती जा रही थी और इस बंजर ज़मीन में दूर तक मैं भाग नहीं पा रहा था। यहाँ टूटी हुई सड़क में कभी कभी पैर फंसता, मैं नीचे गिर जाता। मेरे कपड़े भी अब फटने लगे थे। वहाँ झाड़ियों में मेरे कपड़े फंस भी जाते। कभी कभी मेरा पैर भी मुड़ता और सांस मुझे इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी कि कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुझे काफ़ी दूर जाना था और वो परछाइयाँ अब जैसे मेरे पैरों को पकड़ने लगी थी। मैं पहले समझ रहा था कि मेरा पैर बार बार फंसता जा रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ में फंस नहीं रहा था। वो काली सी परछाइयाँ मेरे पैरों को पकड़ रही थी। उनके नाखून शायद इतने तेज़ होंगे कि पैरों से अब दर्द होने लगा था, जैसे उनके नाखून पैरों में गड़ जाते हों। मेरा एक जूता भी फट सा गया था और वहाँ से भागने में परेशानी होने लगी थी। मैंने दूसरा जूता भी उतार दिया ताकि मैं तेज़ी से भाग सकूं। अब मैं वहाँ से निकल तो रहा था, लेकिन जब भी मेरी सांस चढ़ जाती तो मैं किसी छोटे से पौधे के पीछे छिप जाता, कभी किसी झाड़ी के अंदर छिप जाता। थोड़ी सी सांस सही होती और उन परछाइयों से घिरने के बाद मैं धक्का देकर फिर से निकलता। वो गांव अब नज़र सा आने लगा था, लेकिन यहाँ से भागने में मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे आसपास सही रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था और उस गांव से आ रही रोशनी मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। वहीं तो जाना था मुझे। कोई मेरी मदद करता तो बस उस गांव के लोग ही थे। पिछले आधे घंटे से मैं इसी तरह से भाग रहा था, छिपता छिपाता। सांस मुझे चढ़ी हुई थी और अब तो कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता। मुझे लगता मैं बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन जब आपकी जान जाने वाली हो तो आपका शरीर आपका साथ देता है। मैं इतनी तेज़ कभी नहीं भागा था और इतनी दूरी तक शायद ही मैं भाग पाता किसी और हालत में। अब मेरे पैरों में जान थी, लेकिन मैं उस गांव तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं घिसटता घिसटता उस गांव तक पहुंचने ही वाला था और वो परछाइयाँ मुझे उठा उठा कर पटकना शुरू हो गई थी। मैं अब करीब से उनके चेहरे देख पा रहा था और वो सफ़ेद सी आंखें जब भी मैं देखता, शरीर एकदम जकड़ सा जाता। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, तब मेरा शरीर चलता और मैं घूम कर फिर से भागना शुरू हो जाता। वो उठा उठा कर इतनी ज़ोर से पटकना शुरू हो चुके थे कि मेरे दर्द होने लगा था। मुझे एक बार महसूस भी हुआ जब मेरा कंधा नीचे ज़मीन में टकराया कि वो उतर चुका है, लेकिन जान बचाने के लिए आगे बढ़ना था और मैं किसी तरह से गांव के अंदर पहुंच गया। लेकिन वो काली परछाइयाँ मुझे छोड़ नहीं रही थीं। मैं पहले घर के दरवाजे से ही शुरू करना चाहता था। मैं उसे खटखटाता गया, कोई बाहर नहीं आया। मैंने देखा अंदर से लाइट जली थी और कुछ देर बाद वो लाइट बंद हो गई। अंदर कोई ना कोई तो था, लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। लगभग 1 मिनट तक मैं वहाँ पर रहा और वो परछाइयाँ मेरी पीठ को छील रही थीं, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। मैं आसपास के कई घरों के दरवाजे खटखटाता जा रहा था, कोई बाहर नहीं आ रहा था, जैसे आज मेरी मदद कोई करना ही नहीं चाहता था। गांव में ज़रूर लोग रह रहे थे, वहाँ लाइट जलती, मुझे खिड़कियों से लोगों की परछाइयाँ नज़र आती, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई बाहर नहीं आता। मेरे शरीर से खून टपक रहा था और मुझे लगने लगा था आज मेरी जान जाएगी ही जाएगी, मैं बचने नहीं वाला। एक एक करके हर घर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी मेरी मदद के लिए कोई आ ही नहीं रहा था, तो मैंने अब आगे भागने के बारे में ही सोचा।
मैं करता क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं भागे जा रहा था। कभी किसी दीवार से सटकर थोड़ी सी सांस लेता तो कभी किसी बड़े से घर के पीछे छिपकर सांस लेने की कोशिश करता। सांस अब ऊपर की ऊपर रह जा रही थी और आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। शायद शरीर में ऑक्सीजन सही तरह से पहुंच नहीं पा रही थी और मुझे तभी एक रोशनी सी नजर आई। किसी घर पे पूरी तरह से रोशनी जली हुई थी और उसका दरवाज़ा भी खुला था। छोटा सा गेट लगा हुआ था और अंदर वाला वो दरवाज़ा भी खुला नजर आया। मैंने सोचा यही बचने का मौका है। मैं भागा उस गेट की तरफ और वो परछाइयाँ जैसे अब वहाँ मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। वो टांगों को पकड़ती, लेकिन मैं दर्द से कराहता हुआ भी टांगे बचाकर आगे की तरफ बढ़ता जाता। मैंने जैसे ही उस गेट को पार किया वो परछाइयाँ जैसे पीछे ही रह गईं। मैं उस दरवाजे को किसी तरह से खोल पाया और तब मुझे समझ में आया ये कोई घर नहीं है बल्कि मंदिर है। मैं मंदिर के उस दरवाजे को खोलकर अंदर पहुंच आया था और वहाँ रोशनी ज़रूर जल रही थी, लेकिन कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। मैं मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन तभी मुझे समझ में आया वो परछाइयाँ गेट के अंदर पहुँच ही नहीं पाई थी। बाहर मैंने 10 परछाइयाँ देखी थी जो उस गेट के आसपास खड़ी मुझे बाहर बुला रही थी। शायद उनकी हद वहीं पर ख़त्म हो चुकी थी, इसीलिए आवाज़ें लगाकर वो बाहर ज़रूर बुला रही थी, लेकिन मैं बाहर जा नहीं सकता था, वो अंदर आ नहीं सकते थे। उस पूरी रात मैं कराहता रहा था और वहाँ मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था। शरीर से खून टपकता रहा था और मैं किसी तरह से आसपास पड़े उन कपड़ों को फाड़ फाड़ कर खून को रोक पाया था। मेरा शरीर छलनी हुआ पड़ा था और जैसे ही सूरज की पहली किरण वहाँ पड़ी वो परछाइयाँ आसपास नजर आना बंद हो गई। उसके 1 घंटे बाद वहाँ लोग भी नजर आए जो मंदिर के अंदर आ चुके थे। वो मुझे देखकर हैरान थे। उन्होंने मेरे शरीर पर मरहम पट्टी की और मुझे खाना भी खिलाया। सुबह के 10 बजे मेरी सेहत थोड़ी ठीक हुई थी और मैंने उनसे कहा था मुझे अस्पताल ले जाना होगा। उन्होंने कहा यहाँ से अस्पताल काफ़ी दूर है, वो बड़े शहर के पास ही अस्पताल मिलेगा और यहाँ से जाने में परेशानी होगी, किसी के पास गाड़ी तो है नहीं। इसके बाद मैंने उनसे पूछा आखिर रात को किसी ने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, क्या इस पूरे गाँव में कोई नहीं रहता? वो सब हैरान थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो रात को तुम दरवाज़ा खटखटा रहे थे, हमें चीखने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कोई रात को यहाँ दरवाज़ा नहीं खोलता। यहाँ पर चुड़ैलें रहती हैं जो उस कब्रिस्तान के पास रहती हैं। कहते हैं कि वो लोगों का शिकार करती हैं जो भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान के पास जाता है। तुम जिंदा बच गए, बहुत किस्मत वाले हो। मैंने उनसे कहा कि मैं तो ट्रक लेकर आया था और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुँच गया। वहाँ पर मुझे कई लोग नजर आए थे जो पागल लग रहे थे। तब जाकर मुझे पूरी सच्चाई का पता चला था। उस कब्रिस्तान में लोगों को कई प्रेत नजर आया करते थे। लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की, पूजा करवाने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान होने के कारण वहाँ प्रेतों का बसेरा हमेशा रहता है। कहते हैं कि वो प्रेत लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन पिछले 3-4 सालों से आसपास चुड़ैलें नजर आना भी शुरू हो चुकी हैं जो लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं। कई बार उन चुड़ैलों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब तक किसी की जान नहीं ली थी। हर किसी को वो छलनी सा कर देती हैं और किसी तरह से हर कोई बच पाता है। कहते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर ही बचा जा सकता है। वो चुड़ैलें कब्रिस्तान के अंदर कभी नहीं जाती, बस बाहर घूमती रहती हैं, लेकिन उस कब्रिस्तान के अंदर वो प्रेत हैं जो हर किसी को डरा कर रख देते हैं। दिन के वक्त उनकी मदद से मैंने किसी तरह से ट्रक स्टार्ट करवाया और वहाँ से मैं ट्रक लेकर बाहर निकला। जहाँ पर मोबाइल की रेंज आ रही थी वहाँ पर मैंने मालिक से बात की कि सामान मैंने वहाँ फेंकवा दिया है, तो उन्होंने कहा कि सामान तो वहाँ लेकर ही नहीं जाना था, मुझे पता ही अलग बताया गया था और मैंने भी उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने वो सामान वहाँ से निकलवाया ही नहीं, उन्हें भी शायद उस कब्रिस्तान के बारे में पता था। मैं बस एक गलत मोड़ ले गया था जिस कारण मैं उस जगह पहुँच गया था, और सही मोड़ अगर मैं लेता तो अपनी मंजिल तक पहुँच जाता। आज भी मुझे डर लगता है कब्रिस्तान में जाने से। ना तो मैं रात को कब्रिस्तान में जाता हूँ, ना ही दिन में जाता हूँ।